ब्राह्मण बहाना, योगी पर निशाना। दरअसल कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपने बेटे के प्रचार के दौरान ब्राह्मणों को लेकर योगी आदित्यनाथ पर इस तरीके से हमला बोला मानो योगी ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन हो। बीजेपी ने अब पलटवार किया है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा हुआ। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, जिसका नाम भी आदित्यनाथ असली नहीं, बीजेपी का नहीं। रणदीप सुरजेवाला हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं और उसी सपने को पूरा करने के लिए सुरजेवाला ने रविवार को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। केवल भगवा धारण करने से कोई भगवे के लायक नहीं हो जाता। रविवार को कैथल में ब्राह्मण सम्मेलन कार्यक्रम था और इस सम्मेलन के बहाने सुरजेवाला ने योगी को टारगेट किया। अब बीजेपी पलटवार कर रही है। सब जानते हैं सुरजेवाला कौन है, ये दीपेंद्र हुड्डा कौन है, ये जो हुड्डा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री वो कौन है। खड़े होकर सड़कों पर चौराहों पर गाली देते थे जात को ले लेके, ए पंडित। अगर जात की बात कर रहे हो तो जात का सबसे ज्यादा अपमान आपने और आपके सहयोगी दलों ने किया है। कांग्रेस ने ब्राह्मणों के हथियार से हमला योगी पर किया तो बीजेपी ने टारगेट के लिए राहुल गांधी की एंट्री करा दी। इनके राहुल गांधी के तरह दत्तात्रेय गोत्र बताने वाले लोग हैं। ये वोट के खातिर ये किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं गिरगिट से ज्यादा। हरियाणा में ब्राह्मण वोटर अच्छी खासी संख्या में है। राज्य के जातीय गणित को समझें तो 25% जाट, 21% दलित, 8% ब्राह्मण, 8% पंजाबी, 5% वैश्य, 5% यादव, 4% मुस्लिम, 4% सिख, 3% गुर्जर और 17% अन्य। यानी जाट और दलित के बाद सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही हैं। सुरजेवाला ने योगी पर हमले के बहाने ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए डोरे डाले। हर जाति के नेता, हर इलाके के नेता को आप अप्रासंगिक करते चले जा रहे हो। कोई मुख्यमंत्री 5 साल से ज्यादा चला गया, 10 साल नहीं होने देंगे उसके, आप उसको हटा दोगे। आप ये क्यों करते हो हमें समझ में आता है, क्योंकि आप अपनी लकीर लंबी नहीं कर पाते तो बाकियों की लकीरें छोटी करते चले जाते हो। ब्राह्मण यहाँ बीजेपी को वोट देते आए हैं। ब्राह्मण वोट बैंक के लिए ही चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मोहनलाल बडोली को बिठाया था। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है, नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में हुड्डा और सैलजा की दोस्ती हो गई है। तस्वीरें तो कम से कम यही बयां कर रही हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने अपनी यात्रा से पहले मंच पर दोनों के हाथ मिलवाए। ये तस्वीरें अंबाला से आई हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने की यात्रा पर निकले हैं तो सबसे पहले गुटबाजी की सबसे बड़ी बाधा को दूर किया। इस तस्वीर में राहुल गांधी के बाईं तरफ हुड्डा है तो दाईं तरफ कुमारी सैलजा। हरियाणा कांग्रेस में दोनों दो ध्रुव हैं, लेकिन राहुल ने दोनों से हाथ मिलाए और समर्थकों के सामने एकता का संदेश दिया। इससे पहले 26 सितंबर को जब असंध में राहुल गांधी रैली करने गए थे तब मंच पर हुड्डा और सैलजा दोनों मौजूद थे, लेकिन दोनों में से किसी ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए वाला जो मामला है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दलितों का अपमान करने पर श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमादा हैं, क्या दलितों को सम्मान भी दिला पाएंगे? यह भी दत्तात्रेय कुल गोत्र का में जन्मने का दावा करने वाले श्रीमान राहुल गांधी ने बताना चाहिए। अब राहुल ने दोनों के हाथ तो अंबाला से मंच पर मिला दिए हैं। दोनों के चेहरों पर चमक भी दिख रही है, लेकिन सियासी दिल मिले हैं कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में हुड्डा और सैलजा का अपना अपना खेमा है। दोनों की सियासी खेमेबंदी सालों से चली आ रही है। इस बार के टिकट बंटवारे में हुड्डा की खूब चली है और उनके समर्थकों को बड़ी संख्या में टिकट मिले हैं। हुड्डा की तरह ही सैलजा भी खुद को सीएम पद का दावेदार मानती हैं। मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, खत्म होगा तुम्हारा राज। ये मेरे नहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक के बोल हैं। और जैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक का ये विवादास्पद बोल धमकाने वाले अंदाज में योगी आदित्यनाथ को सामने आया, उसके बाद से सियासी संग्राम छिड़ गया है।
तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, सारे हिंदुओं एक हो, और जोगी जी ने सही कहा है, हिंदू बटा तो कटा। अब हिंदू जग चुका है। सपा विधायक खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। विधायक महबूब अली के बयान पर बीजेपी और साधु संतों ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का बयान कि मुसलमानों की संख्या इतनी हो गई है कि वो सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी, ये दर्शाता है कि इनके जहन में क्या पल रहा है। क्या अखिलेश यादव क्या इसीलिए हिंदुओं को बांटने में लगे हैं जातियों में, कि ताकि इनके विशेष वर्ग के मंसूबे पूरे हो सकें? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में समाजवादी पार्टी की विधायक महबूब अली ने मंच से विवादित बयान दिया था। महबूब अली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को चेतावनी दी थी। तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, ये काम तो मुगलों के बस की नहीं जो 850 साल हुकूमत कर गए हैं। 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। बीजेपी ने इसे हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महबूब अली पर तीखा प्रहार किया। बंटवारे के समय ही सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, नहीं तो ये ऐसे मक्कार पैदा नहीं लेते। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मोदी और योगी को शेर बताया और एसपी नेता को धमकी न देने की चेतावनी भी दी। शेर अकेले भी चलता है, मोदी जी और योगी जी शेर हैं, और बहुत ज्यादा समूह बनाकर अगर आप कुछ बात करना चाहते हो तो ये आपकी गलतफहमी है। यूपी के देवरिया से बीजेपी की विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने महबूब अली के बयान को हिंदुओं के खिलाफ धमकी करार दिया और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर हिंदू समाज को मैसेज देने की कोशिश की। विवाद बढ़ने पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई और आधिकारिक बयान जारी कर सफाई दी। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का ये बयान कि मुसलमान की आबादी बढ़ गई इसलिए बीजेपी हट जाएगी, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। समाजवादी पार्टी भले ही महबूब अली के बयान से किनारा कर रही है, लेकिन उपचुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के बेटे के बयान से चुनाव का मिजाज बदल गया था। अब महबूब अली की विवादित टिप्पणी अखिलेश यादव के गले की सियासी फांस बन सकती है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने खुले मंच से प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पब्लिक के काम अगर आप नहीं करेंगे तो जूते से पिटवाऊंगा। अब इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार को घेर रही है। आज बहुत लोग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अगर ये योद्धा खड़े हो जाए तो अखंड भारत आज फिर एक हो सकता है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मुरादाबाद में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा में बीजेपी नेता संगीत सोम ऐसे ही दहाड़ रहे थे। क्षत्रिय समाज की एकजुटता की बातें करते करते अपने एक वायरल वीडियो का जिक्र करने लगे और अधिकारी को धमकाने की बात को गर्व से बताया। बहुत से पत्रकार बंधुओं भी मुझसे पीछे भी पूछ रहे थे, साहब आपने एक अधिकारी को धमकाया, आपका बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। मैंने कहा हाँ, मैं नहीं धमकाया। संगीत सोम यही नहीं रुके, आगे उन्होंने अधिकारी को जूते से मारने की बात की, लेकिन उस विवादित बयान को सुनने से पहले वायरल ऑडियो को एक बार ध्यान से सुनिए। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा, नहीं ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहां इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे? अरे सर, तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। ये ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। कोऑपरेटिव एआर दीपक थरेजा फोन पर सफाई देता रहा कि उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं, लेकिन संगीत सोम तीसरी आंख खोलने की धमकी देते रहे। ऑडियो वायरल हुआ तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर उठाते हुए बीजेपी पर प्रहार किया। अखिलेश यादव ने लिखा, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेताजी की धमकीपूर्ण अभद्र भाषा किससे प्रेरित है? कहने की जरूरत है क्या? जैसा जिसका होता हमजोली, वैसी उसकी होती बोली। अखिलेश की तंज के बाद बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने संगीत सोम के बयान का बचाव करते हुए कहा, अधिकारियों को भी विधायकों का सम्मान करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए और जनता का काम करे, जनता के प्रति जवाबदेही बनकर काम करे। हालांकि विपक्ष के विरोध के बाद भी संगीत सोम पर कोई असर नहीं हुआ और अगले दिन अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा में उसी अधिकारी को जूते से मारने की धमकी दे डाली।
अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा, अभी तो ये काम नहीं होगा। इसी सभा में क्षत्रियों के पराक्रम की कहानी सुनाते वक्त संगीत सोम ने भगवान के जन्म को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। ये वो समाज है कि अगर भगवान रामचंद्र जी को भी जमीन पर आता ताइयों से आकर लड़ना था, समाज में सुधार करना था, तो आपकी माँ के गर्भ से पैदा हुए क्षत्रिय समाज में पैदा हुए ये वो समाज है। हमारे कितने भगवान आज धरती पे आए, अवतार के रूप में आए, अगर एक या दो की बात में छोड़ दो तो सब के सब क्षत्रिय माँ की कोख से पैदा हुए। संगीत सोम के इस बयान पर काशी के साधु संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है। हिंदू धर्म पे आघात करना, बयान देना, ये एक फैशन बनता जा रहा है। ये सब बरसाती मेढक की तरह है। सभी जनता को आशा नहीं थी कि ऐसे नेता इस तरह का भाषण देगा, और ये गलत, बहुत ही गलत है। उनको जानकारी लेनी होगी कि भगवान के दशावतार में दुई बनचर दुई बारिचर चार विप्र दुई भूप, भगवान 4 बार ब्राह्मणों का अवतार लिए हैं। कहा गया विप्रम प्रसादा धरणी दरुहम, इसलिए भगवान का ज्यादा अवतार विप्र में है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। संगीत सोम अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। कई मौकों पर उनके बयान पार्टी हित में होते हैं, लेकिन कभी कभी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। कल जम्मू कश्मीर में आखिरी दौर की वोटिंग होनी है। 40 सीटों पर जम्मू कश्मीर में कल वोट डाले जाएंगे। इनमें से 24 सीटें जम्मू रीजन में आती हैं, और इसी जम्मू रीजन की इन 24 सीटों में से एक सीट सांबा सेक्टर में आने वाली रामगढ़ सीट है, जहां पर इस बार 6 दशक बाद विशेष बॉर्डर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की ये खास रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आप पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, और हम इस समय जम्मू के सांबा सेक्टर के रामगढ़ और पाकिस्तान के सियालकोट के बॉर्डर से महज कुछ मीटर दूर हैं। ये जो मेरे पीछे आप इलाका देख रहे हैं, ये बॉर्डर का इलाका है, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और सीमा के उस तरफ सियालकोट का इलाका है। यह इलाका मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, दरअसल मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये एक बॉर्डर पोलिंग स्टेशन है। जी हां, इस बार चुनाव आयोग ने विशेष तौर पर जम्मू में इस तरह के विशेष पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, और उन्हीं में से एक ये बॉर्डर पोलिंग स्टेशन है जो सीमा से महज कुछ मीटर दूर है, और यहां पर कल सीमावर्ती इलाकों के लोग वोट डालेंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये बॉर्डर पोलिंग स्टेशन क्यों खास है वो मैं आपको बता दूं। दरअसल ये बॉर्डर पोलिंग स्टेशन है, यहां पर वोट डाले जाएंगे, और इसके साथ ही ये जो सुरक्षा के घेरे में आप इमारत देख रहे हैं, दरअसल ये एक बंकर है। जिला प्रशासन सांबा का दावा है कि पाकिस्तान अक्सर यहां इस इलाके में गोलीबारी करता रहा है, और क्योंकि ये इलाका जो है सीमा से कुछ ही मीटर की दूरी पर है, ऐसे में एहतियातन ऐसी इमारत को चुना गया जो सुरक्षित हो। अगर पाकिस्तान कल किसी हिमाकत पर उतर आता है और यहां पर फायरिंग करता है, तो किस तरह से यहां पर इस बंकर में वोटरों को सुरक्षित जो है रखा जाएगा। ये आप देखिए, ये बंकर है, और ये बंकर बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर उस समय बनाए गए थे जब पाकिस्तान फायरिंग करता था। और यहाँ पर आप देखिए, अगर किसी आपातकालीन स्थिति में यहाँ लोग फंसते हैं तो यहाँ पर जिम का भी प्रबंध किया गया है, यहाँ पर जिम का साजो सामान रखा गया है, और इस तरफ आप देखिए बाकायदा यहाँ पर एसी लगाया गया है, और एसी जो है यहाँ पर, क्योंकि जम्मू में इस समय उमस है तो ऐसे में एसी लगाया गया। और ये जो लोग आप देख रहे हैं ये चुनाव आयोग के लोग हैं, चुनाव अधिकारी हैं, जो यहाँ पर कल इस सारी वोटिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। काम इस समय चरम पर चल रहा है, और लगातार यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यहां पर लगाया गया है। सुरक्षा के यहां व्यापक इंतजाम किए गए हैं, और मकसद एक ही है कि अगर जमहूरियत के इस जश्न में पाकिस्तान किसी तरीके की खलल डालना चाहता है तो किस तरह से जमहूरियत के इस जश्न को जो है जिंदा रखा जाए, और किस तरह से लोग ज्यादा से ज्यादा जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तो इस तरह की पहल यहां 66 साल बाद हुई है, और बॉर्डर पर यह पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांभा। बात हिजबुल्लाह और इजराइल वॉर की। देखिए, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मार दिया गया है। नसरुल्लाह के मौत की गूंज हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के लखनऊ तक सुनाई दे रही है।
लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि जिसने नसरुल्लाह को मारा, नसरुल्लाह को ढेर किया, उसकी कहानी क्या है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर मातम की ये तीनों तस्वीर बता रही है कि हिंदुस्तान में हिजबुल्लाह के कितने सपोर्टर्स हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में शिया मुसलमानों ने इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। धार्मिक स्थानों पर पोस्टर लगाए। दिन में प्रदर्शनकारियों की संख्या कम थी, लेकिन रात होते होते भीड़ बड़ी होती चली। लखनऊ के छोटे इमामबाड़ा से लेकर बड़ा इमामबाड़ा तक हजारों की संख्या में शिया मुसलमानों ने विरोध मार्च निकाला। हाथों में हसन नसरुल्लाह की तस्वीर लेकर जिंदाबाद के नारे लगे। लखनऊ से पहले कश्मीर के बडगाम में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने अपना आक्रोश दिखाया। हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह के नारों से घाटी गूंज उठी। करगिल में भी इसराइल के खिलाफ गुस्सा दिखा। महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग एक सुर में नसरुल्लाह को शहीद बता रहे थे और इसराइल को कातिल। सबके हाथ में हिजबुल्लाह के समर्थन में पोस्टर थे। इन नारों से अलग बच्चों को सुनेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे। दुनिया के ज्यादातर देश जिसे आतंकी मानते हैं, उसकी मौत पर बच्चों के मन में भी हमदर्दी है। दूसरी बच्ची ने जो बात कही वो हैरान करने वाली है। जिस तरह से आतंकी अफजल गुरु के फांसी के बाद घाटी में नारे लगे कि हर घर से अफजल निकलेगा, उसी पैटर्न पर नारेबाजी की गई। हमारे सारे यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारा आखिरी जिस नाम सईद हसन नसरुल्लाह है और इस्राइल वो शहीद किया गया है। इस्राइल, लेबनान, फलस्तीन पे जितना भी अटैक करे हम पीछे नहीं हटने देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। तीसरी बच्ची ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो शहादत से नहीं डरती और नसरुल्लाह को शहीद बताया। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है। हिजबुल्लाह से ये हमदर्दी, लगाव क्यों है, इसका विश्लेषण आप कीजिए। लेकिन उससे पहले उस टीम को देखिए जिसने हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया। नसरुल्लाह की जान लेने वाली टीम का नाम है यूनिट 8200। इजराइल की खुफिया एजेंसी है यूनिट 8200। इस यूनिट ने हमास के हमले के बाद ही नसरुल्लाह को मारने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन जब इजराइल ने व्हाइट हाउस को अपने प्लान के बारे में बताया तो उस वक्त अमेरिका ने हिजबुल्लाह पर हमला करने से मना कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को इस बात की आशंका थी कि नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद वहां पर युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन अमेरिका के मना करने के बाद भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ का पीछा नहीं छोड़ा। यूनिट 8200 ने नसरुल्लाह की लोकेशन और गतिविधियों पर नजर बनाए रखी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से जैसे ही सटीक जानकारी मिली, यूनिट 8200 ने इजराइल की एयरफोर्स को तुरंत जानकारी भेजी। बताया कि बेरूत के इस जगह पर नसरुल्लाह छिपा था। ड्रोन और सैटेलाइट इमेज की स्टडी करने के बाद इजराइल की वायुसेना ने शनिवार को हमला बोल दिया और एक ही झटके में हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मार गिराया। बात बिहार की, जो बाढ़ से बेहाल है। दरअसल नेपाल से आने वाले 3 नदियों के पानी ने उत्तरी बिहार से लेकर सीमांचल तक जबरदस्त तबाही मचा दी है। अभी तो पानी और बर्बादी मचाने को तैयार नजर आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार है कहां। नेपाल में हुई भारी बारिश से बर्बादी, अब बिहार में प्रभावित हुई लाखों की आबादी। तस्वीर नंबर 1।
बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, बागमती नदी का कहर ऐसा कि कटरा, गायघाट, औराई के दर्जनों गांव पानी में डूब गए। पावर सब स्टेशन में पानी भरने से ट्रांसफार्मर डूबे हुए हैं और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। सड़कों का हाल आपके सामने है, रोड पर नदी बह रही है, लोग पैदल ही बाइक खींचकर पानी से निकाल रहे हैं। आने जाने के लिए पैदल के अलावा ट्रैक्टर का सहारा बचा है। घरों में 3 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। खाने, पीने, रहने, सोने का ठिकाना अब नहीं रहा। दिन तो कट गया, रात कैसे गुजरेगी इसकी चिंता है। तस्वीर नंबर 2। ये तस्वीर दरभंगा से आई है। रात को जिले के भुभौल में कोसी नदी पर बना तटबंध टूट गया। सुबह सुबह पानी की धार कुछ इस अंदाज में नदी की धारा को छोड़कर इंसानी बस्तियों में घुस गई। लगभग 200 फीट में तटबंध टूटा है, जिसका दायरा बढ़ता जा रहा है। हाल यह है कि इस पानी की वजह से जिले के 3 ब्लॉक प्रभावित हो रहे हैं और करीब 4 लाख की आबादी पर असर है। तस्वीर नंबर 3। अब इस तस्वीर को देखिए, जो न सिर्फ हैरान करती है बल्कि बिहार के सिस्टम को बेनकाब भी करती है। बाढ़ में गांव के गांव डूबे हैं। एक हाथ में चप्पल है, एक हाथ में परीक्षा की कॉपी। पानी को पार करते शिक्षक मूल्यांकन के लिए कॉपी लेकर जा रहे हैं। कायदा कहता है कि आपदा में स्कूलों में छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन बिहार सरकार शिक्षकों को हाथ में चप्पल लेकर चलने को मजबूर कर रही है। ये लोग तिलकेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, जो पानी में स्कूल जा रहे हैं। हम तिलकेश्वर जा रहे हैं मूल्यांकन कार्य के लिए। बीआरसी से प्रगति पत्रक रिसीव किए हैं। भर कमर से ज्यादा पानी होने का अनुमान है। विद्यालय पहुंच पाएंगे कि जान से जाएंगे, कहना मुश्किल है। स्कूल तो जाना जरूरी है, क्योंकि बिहार सरकार इस बार में छुट्टी नहीं दी हुई है। सरकार तरफ से कोई नाव का जो है सो कोई व्यवस्था नहीं है। अनो सरकार हम लोगों को छुट्टी दे रही है। तस्वीर नंबर 4। शिवहर जिले के तरियानी ब्लॉक के दर्जनों गांवों का यही हाल है। गांव के गांव डूबे हैं, सड़कों पर पानी बह रहा है और लोग पैदल छोड़कर निकलने को मजबूर हैं। तरियानी छपरा में बागमती तटबंध टूटने से इस इलाके में पानी भरा है। तस्वीर नंबर 5। सुपौल से यह तस्वीर आई है। कोसी का कहर ऐसा कि लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। सामान इस तरह से लेकर लोग गांव से निकल रहे हैं, क्योंकि पानी कब उतरेगा पता नहीं। कोई सिलेंडर लेकर तो कोई चूल्हा लेकर। घर का सामान लेकर लोग ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक भी सुपौल में हैं और कमर से ज्यादा तक भरे पानी में उतरकर वो देश को बिहार की इस बड़ी आपदा की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम सुपौल के निचले इलाके में हैं। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। बिहार के 13 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ स्थिति भयावह है। यहाँ पर सब कुछ डूब गया है। लोग ऊंचे स्थानों पर जो है वो पलायन कर गए हैं। जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रहा है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और जो सीमांचल के इलाके हैं कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सब बाढ़ से जो है वो इलाके जो हैं प्रभावित हैं। लाखों की आबादी जो है परेशानी में है। बिहार सरकार ने पटना में कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से प्रदेश के बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हाल यह है कि नेपाल से सटा पूरा बिहार इस वक्त बाढ़ का कहर झेल रहा है। गंडक, बागमती, कोसी नदी से पानी बिहार में घुसा है, जो तबाही मचा रहा है। चंपारण रीजन में गंडक नदी उफान पर है, जिसकी वजह से गोपालगंज, छपरा और दोनों चंपारण के सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। बागमती का कहर सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और मधुबनी के गांवों में है, जहां जगह जगह आधा दर्जन तटबंध या तो टूटे हैं या उनमें रिसाव हो रहा है। दरभंगा, सुपौल, सहरसा और सीमांचल में कोसी नदी कहर बनकर टूट रही है।
नेपाल से आ रही इन्हीं नदियों के पानी ने गोपालगंज से लेकर किशनगंज तक के इलाके को बिहार में डुबा दिया है। अभी बाढ़ की स्थिति और विकराल होने वाली है। बड़ी पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रही हूं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है सिद्धारमैया पर। सीएम रहते हुए पत्नी को जमीन दिलाने का उन पर आरोप। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये केस दर्ज किया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मनोज वर्मा से, जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिली थी, उसी के बाद ये केस जो अब ईडी ने दर्ज कर लिया, और मुश्किलें यहाँ पर किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है सिद्धारमैया की? जी बिल्कुल, देखिए सिद्धारमैया की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इससे पहले जो लोकायुक्त है उन्होंने सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज किया था, और अब ईडी ने भी सिद्धारमैया के खिलाफ पीएमएलए का केस दर्ज कर लिया है। और मामला ये 2011 का है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ प्लाट थे, उनका जो आवंटन था, यानी कि कुछ 14 साइट थी, वो अपनी पत्नी के नाम पर दी थी, जिसको लेकर के काफी समय से विवाद भी चल रहा था। ये मामला काफी समय से चर्चाओं में भी था। पहले ये मामला लोकायुक्त से दर्ज किया उनके खिलाफ, और अब ईडी ने केस रजिस्टर कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। तो कहीं ना कहीं अब सिद्धारमैया की जो मुश्किलें हैं वो इस मामले में बढ़ने वाली। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा इस तमाम जानकारी के दे। तो लगातार मुश्किलें अब बढ़ती हुई सिद्धारमैया की। लोकायुक्त के बाद अब ईडी ने भी पीएमएलए के तहत सिद्धारमैया पर केस दर्ज कर लिया है। सीएम रहते हुए पत्नी को जमीन दिलाने का आरोप। मुडा की ये जमीन जो पत्नी को दिलवाई सस्ते दामों पर, ये वो तमाम आरोप जिसके कटघरे में इस समय सिद्धारमैया खड़े हुए हैं। पहले लोकायुक्त, और अब देखिए किस तरीके से इस मामले में ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ।